हर्ष दहिया और बिलाल जी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं, हमारे मेहमान बने हुए हैं और बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हर्ष जी, क्या समझ में आया? मैं अगर इस बात को देखूं तो कह सकते हैं कि कांग्रेस शायद कहीं भी नहीं जीती, क्योंकि उम्मीद हरियाणा में ज्यादा थी कांग्रेस को, उन्हें लगा एंटी इनकम्बेंसी के साथ जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वहां भी वो नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में भी अगर ये जीत है, चलिए ठीक है, कांग्रेस भी है, उनका समावेश भी इसमें, पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी जीत है। शिखा जी, अगर पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए क्लियर मेजॉरिटी अभी किसी को आती हुई नहीं दिख रही कि कोई सिंगल पार्टी को, बट ये है कि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन वहाँ पे सरकार बना रहा है। और जो अंदर के सूत्रों से हमारे पास रिपोर्ट्स थी, खबरें थी, वो ये है कि पहले से डिसाइडेड था कि अगर कोalition जीतता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ओमर अब्दुल्ला सीएम होंगे और कांग्रेस कोई अपना डिप्यूटी सीएम देगी उसमें। और जहाँ पे इसमें डिप्यूटी सीएम में सबसे जो दावेदारी लगती है नाम की कांग्रेस की तरफ से, वो है गुलाम अहमद मीर, जो उनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और 2 स्टेट्स के इंचार्ज भी हैं। तो बड़े चांसेस हैं कि गुलाम अहमद मीर जो हैं वो डिप्यूटी सीएम हो। और ये तो क्लियर हो ही चुका है कि ओमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से होंगे, जैसा कि अभी हम फारूक अब्दुल्ला साहब का भी बयान सुन रहे थे। और जहाँ तक बात रही हरियाणा की, तो देखिए कुछ मायनों में ये रिजल्ट शॉकिंग भी हैं और एक्सपेक्टेड भी हैं। जैसे कल भी हमारी जब भारत 24 पे डिबेट थी तो तब हमने यही कहा था, मेरा जो विश्लेषण था वो यही था कि ऐसा नहीं लगता कि जितना कांग्रेस की लहर दिखाई जा रही है उतनी क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस की आ पाएगी, उसके चांसेस काफ़ी कम थे। बट हाँ, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि बीजेपी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। अभी जो हम 48 का आंकड़ा देख रहे हैं तो उस हिसाब से हम देखें तो अभी तक का बीजेपी का हरियाणा में ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। ये इससे मतलब आप ये देखिए 2014 में भी 47 सीट्स आई हैं और अभी 48 सीट्स हैं। एंड अभी लग रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, 50-51 तक जा सकता है, या फिर 46-47 पे ये जाके आंकड़ा क्लोज होगा। और अगर हम देखें जो इंडिपेंडेंट एमएलएस भी जीतते हुए आ रहे हैं, जिसमें से एक गन्नौर में से देवेंद्र कादियान, वो भी पहले बीजेपी के मेंबर थे, खट्टर साहब के काफी क्लोज बताया जाता है उन्हें, तो उसको भी एक तरीके से देखें कि बीजेपी का एक और बंदा जीत रहा है। फिर सावित्री जिंदल जी हो गई, सावित्री जिंदल जी के जो बेटे हैं नवीन जिंदल, वो खुद बीजेपी के एमपी हैं, तो वो भी एक तरीके से लेकिन सावित्री जिंदल तो बीजेपी से खफा होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। नहीं, खफा नहीं, ये कहीं ना कहीं देखिए जहां तक लगता है जो हमने देखा, ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी का पार्ट था कि अगर वो बीजेपी के टिकट पे लड़ती तो एंटी इनकम्बेंसी जो लग रहा था कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी होगी, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता। बट एज एन इंडिपेंडेंट, बिकॉज उनके अपने क्षेत्र में बहुत वोट हैं, उनकी वहाँ पे कारखाने चलते हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए जिंदल परिवार ने काम बहुत किया है, तो उस वजह से जो उनका पर्सनल वोट बैंक है वो वहाँ पे काफी स्ट्रांग है। तो वो भी एक तरीके से बीजेपी के खाते में जाएगा। और जो तीसरी सीट है जिसमें से राजेश जून जीत रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से बागी होके लड़े थे और वो सीट निकाल रहे हैं। बट ओवरऑल देखा जाए बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद आप ये देखिए कितनी एंटी इनकम्बेंसी रहती होगी जब 10 साल कोई क्या कहते हैं प्रदेश में सरकार चल जाती है, लेकिन उसके बावजूद अपने पिछले 2 टर्म से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक तरीके से वही कंपैरिजन हो गया कि अगर आप 2009 में देखें तो बीजेपी की 4 सीट थी, 2014 में 47 सीट्स आई, तो ये उस जंप से कहीं कम नहीं है, क्योंकि अच्छा, हाँ, जी, एंटी इनकम्बेंसी के बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, तो ये बिल्कुल काबिले तारीफ है कि जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने, स्टेट लीडरशिप ने काम किया। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि जो एक हमें चिंता थी कि बीजेपी ने जो ये 6 महीने पहले सीएम बदले, कि कहीं ये पंजाब वाला काम ना हो जाए जो चन्नी वाला काम हुआ था, बट ये तो बिल्कुल उसका उलट ही हो गया। कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का जो जोर है वो बीजेपी पे चला नहीं। बिलाल जी, जम्मू कश्मीर में जो प्रदर्शन, कम से कम जो टैली इस समय दिख रही है, अगर 27-28 पे बीजेपी है तो जाहिर है पहले की ये देखिए 29 मुझे इस समय नजर आ रहा है, 29 सीट्स टू बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 41 है। तो बीजेपी की परफॉर्मेंस आपको जम्मू कश्मीर में कैसी लग रही है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है जम्मू एंड कश्मीर में बहुत शानदार है। देखिए जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में इनकी सीट 4 से 5 सीटों पे रह गए थे, लेकिन आज 29 पर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कहा जाएगा। लेकिन सरकार जो है
वो एनसी और आईएनसी नेशनल कांग्रेस बना रही है और ये सरकार जो है अच्छी भी चलेगी। जिस तरीके से अभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा कि उमर साहब सीएम बन रहे हैं, तो वो तो क्लियर है कि वहाँ जो है सरकार जो है कांग्रेस और एनसी की बन रही है। लेकिन हम लोग हरियाणा पे अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं अंदरूनी जो इनकी कलह थी, जिस तरीके से शैलजा जी को लेके बयानबाजी की गई, उनको कहीं बुलाया नहीं गया, बहुत सारी मीटिंग्स में वो गायब रहीं, कहीं ना कहीं दलित वोट जो है उससे छटका है कांग्रेस से, क्योंकि कहा जा रहा था कि हुड्डा जी अलग बयान दे रहे थे, सुरजेवाला जी अलग दे रहे थे। इनकी जो अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है और वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले 35 सीट थी, लेकिन अब कांग्रेस की 37-38 पे थोड़ा आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन परफॉर्मेंस जो बीजेपी की हरियाणा में हुई है वो वाकई काबिल तारीफ़ है और उनको बिल्कुल मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो परफॉर्मेंस 2014 के बाद भी, जैसे आपने देखा हो कितनी सीटें थी, इसके बाद आज जो उनका सीटों का मुकाबला वो बहुत शानदार तरीके से किया। कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें पहलवानों को लेके की गई कि राजनीति, लेकिन हमने देखा कि विनेश फोगाट ने जीत ली अपनी सीट। अभी कुछ टाइम पहले उनको बताया जा रहा था नहीं, कि लेकिन सर ये सिर्फ जुलाना सीट पे थोड़ी बनता था। ये तो चलिए ठीक है, विनेश फोगाट के नाम रही है वो सीट, एक सेंटिमेंट भी कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के साथ था। और फिर आप जहाँ के होते हैं वहाँ का सेंटिमेंट होता है, लेकिन किसान और पहलवानों का जो मुद्दा उठा और अगर वो काम कर जाता तो ये पूरी सिचुएशन फेवरेबल कांग्रेस के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जो वहाँ सिचुएशन देखिए, कहीं मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये सब साथ मिलकर लड़ते तीनों, चाहे वो सुरजेवाला जी हों, हुड्डा जी हों, शैलजा जी हों, अगर तीनों साथ मिलकर एक ही स्टेज से एक ही आवाज़ आती तो ये रिज़ल्ट कहीं ना कहीं कुछ और ही होता। क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से कि बहुत बड़े काम किए हैं। बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ें किसानों के आंदोलन को लेकर ये कहा, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए, पहलवान भी नाराज़ हुए, युवा भी नाराज़ हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि कांग्रेस की हार इस वजह से है, अंदरूनी जो पॉलिटिक्स शुरू से चलती आ रही है वो कहीं ना कहीं वहाँ जाट नॉन जाट वाला सिस्टम भी चला, क्योंकि बार बार जाट की बात की, नॉन जाट पे फोकस ही नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको प्लस पॉइंट किया। बहुत ज्यादा फर्क मुझे देखा नहीं। 17 कुल सीटें हैं जाटलैंड में और मेरे ख्याल से बीजेपी को 8 सीटें वहां से मिल रही है, कांग्रेस को ये देखिए, हाँ, जाटलैंड में 18 सीटें हैं, बीजेपी को 7 है और कांग्रेस को 9 है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जाटलैंड में, अहिरवाल बेल्ट में ज्यादा है इनफैक्ट। इसी पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा शिखा जी। हाँ। बेसिकली जो पूरा आकलन भी निकल के आ रहा है अब इसमें से, मैं पहले एक डिबेट में बैठा था, वहां पे भी मैं कह रहा था, देखिए जाट नॉन जाट फैक्टर को बहुत ज्यादा ओवर प्ले कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जाट पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है। हाँ, वो मैं कह रही हूं। और बिल्कुल नॉन जाट क्या कहते हैं, बिल्कुल बीजेपी के पीछे लामबंद है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की 2-3 खामियां इसमें रही। आप ये देखिए कि आपके पास हुड्डा एज अ लीडर थे। मैं नहीं मानता कि जो अंदरूनी कलह चल रहा था शैलजा का और हुड्डा साहब का, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा हो। शैलजा जी जो थी, उन्होंने भी जिस तरीके से अपना पक्ष रखा, वो अपने आप को एक सक्षम नेता के तौर पे प्रकट करना चाह रही थी पब्लिक के सामने, उससे मेरे को लगता है उल्टा कांग्रेस को थोड़ा बहुत फायदा ही हुआ होगा। कि जो दलित वोटर्स हैं उनको ये लगा होगा कि ठीक है, हमारे पास चांस है कि हमारा सीएम या डिप्यूटी सीएम आ सकता है। अगर क्लियर मेजॉरिटी आ जाती, बहुत अच्छी सीटें आ जाती, तो दलितों को ये भी विश्वास होता कि हो सकता है राहुल गांधी हुड्डा को ना बना के कुमारी शैलजा जी को सीएम बना दें। और अगर नियर टू द विक्ट्री मार्क रहता है तो कम से कम डिप्यूटी सीएम पद तो उनके लिए पक्का था। यहाँ पे कांग्रेस की दिक्कत क्या रही कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा जाट और क्या कहते हैं दलित वोट पे बहुत ज्यादा डिपेंड किया। आपके पास ये देखिए, कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा अहीर नेता नहीं है। यादव बेल्ट में आपकी इतनी पुअर परफॉर्मेंस है, बीजेपी ने लगभग यादव बेल्ट में, अहीरवाल में क्लीन स्वीप किया है। लेकिन वहीं पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि देखिए बीजेपी का, अब ये कहें कि राव इंद्रजीत जी की वजह से हुआ, लेकिन राव इंद्रजीत जी की बेटी अभी शायद ट्रेल कर रही हैं, जो मैं ईसीआई की वेबसाइट पे देख रहा था। बीएसपी के अत्तर सिंह वहां से अभी जीतते हुए लीड में दिखाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो नेता बनाए हैं, जो नेताओं को पब्लिक के सामने रखा है, लोगों में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि वहां पे सिर्फ एक किसी का ये नहीं रहा कि सिर्फ हमारे पास 1-2 कम्युनिटीज के नेता हैं। बीजेपी उस तरीके से सारी कम्युनिटीज को कोई ना कोई नेतृत्व दे पाई है। लेकिन यहीं पे कांग्रेस विफल रही है कि जाट और दलित वोट को तो आपने गैदर कर लिया, लेकिन आप दूसरी कम्युनिटीज के वोट को बहुत अच्छे से केटर नहीं कर पाए। नहीं, क्योंकि ये तो वैसे भी हमने देखा है ना अजय, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने जातिवाद पर खेला, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर
खेला। तो और उसके बाद मुझे लगता है कि वो एक तरीके से आग में घी का काम कर रहा था। ये जो अभी डेटा सामने आए, जो एग्जिट पोल सामने आए, उससे कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त हो गई कि भाई चलिए अब जो होना है सब कांग्रेस के फेवर में होना है। कहीं ना कहीं एरोगेंस भी आ गई थी, चाहे जो कांग्रेस सपोर्टर्स हो, नेता हो। और उससे देखिए शिखा जी क्या होता है कि कहीं पे भी जो डोमिनेंट कम्युनिटीज होती हैं, चाहे पॉलिटिकली हो, सोशली हो, और वो बहुत ज़्यादा वोकल भी होती हैं। मैं कम्युनिटीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट हर स्टेट में देखिए कोई ना कोई एक डोमिनेंस में है, सोशल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तौर पे। तो वो कम्युनिटीज़ देखा गया है कि वोकल होती हैं, और जब जो डोमिनेंट कम्युनिटी वोकल होती है तो जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं वो उसके अगेंस्ट पोलराइज होके, इकट्ठा होके दूसरी पार्टी को वोट करती हैं। ये बकायदा रहता है। और हरियाणा में भी बिकॉज ऑफ दैट एरोगेंस, बिकॉज ऑफ वोकलाइजेशन ऑफ कांग्रेस सपोर्टर्स, ये कहीं ना कहीं पोलराइजेशन प्ले किया है। लेकिन वो इनका खुद का किया हुआ है, उसमें बीजेपी का कम रोल है। बीजेपी उस चीज को अच्छे से प्ले नहीं कर पा रही थी। लेकिन इन्होंने इतना ओवर प्ले कर दिया उसको कि जो दूसरी कम्युनिटीज थी उसका बेनिफिट बीजेपी मिल गया। अच्छा हर्षी, जरा जम्मू कश्मीर के बारे में भी जरा क्विक रिएक्शन मुझे दीजिएगा। बीजेपी अगर 27-28 सीटें अपने टैली के हिसाब से 29 अगर देख ले जम्मू कश्मीर में अगर मिल रही है, तो आपको क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में क्या इसको समझा जाए कि बीजेपी के लिए कम से कम, और मुझे पता है कि जम्मू रीजन की तमाम सीटें होंगी, शायद कश्मीर घाटी में एक ही सीट मिली है बीजेपी को, लेकिन आम आदमी पार्टी उन्होंने अपना खाता खोला है, ये बड़ी बात है जम्मू कश्मीर में, और वो भी बीजेपी कैंडिडेट को हराया। देखिए आम आदमी पार्टी का तो जैसे कि आप हरियाणा में भी देखें तो कल बात हो रही थी, कल दो हमने विश्लेषण दिए थे बाकी चीज़ों के साथ साथ, कि एक तो आईएनएलडी का लगता है एक कैंडिडेट को ही जीत पाएगा, एक सीट ले पाएंगे हरियाणा में, और जेजेपी डिपॉजिट भी नहीं बचा पाएगी। और हुआ भी यही है कि जेजेपी के 0 कैंडिडेट आ रहे हैं। हाँ। और साथ के साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, उनका डेप्यूटी सीएम था क्या कहते हैं हरियाणा की सरकार में, और आज उस पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो आम आदमी पार्टी से भी कम है। आम आदमी पार्टी जेजेपी से ज्यादा वोट ले चुकी है। और कहीं ना कहीं अब आप ये देखिए कि ये जेएनके में भी प्ले होता दिख रहा है। जो आपका सवाल था पहले वाला, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, पॉजिटिव वो है। सबसे अच्छी बात क्या है कि जेएनके में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और वो फिर से डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, और ये बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि 90s से पहले, अर्ली 1980s में देखिए, उससे पहले बहुत ही शांति रही है, बहुत ही एक अच्छा माहौल रहा है कश्मीर में। और वही आशा है कि इस मैंडेट के बाद इस पे कोई सवाल नहीं उठेंगे कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, और मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाएगा और बीजेपी और मेहनत करेगी, तो हो सकता है घाटी में भी अगले चुनाव में और अच्छा परफॉर्मेंस रहे। और ये है कि इट इज़ अ वेलकम स्टेप कि डेमोक्रेसी इज रिटर्निंग टू कश्मीर, एंड होपफुली कि भाई वहाँ पे पीस और हार्मनी प्रिवेल करे। बिलाल जी, देखिए मुझे ये भी लगता है किस तरीके से आम आदमी पार्टी से अगर अलायंस हो जाता तो ये नतीजे और भी बदल सकते थे। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। और कश्मीर के अंदर भी एक सीट लाने का काम किया आम आदमी पार्टी ने, ग्रो अप किया। लेकिन अगर वो इनका जिस तरीके से पूरा अपोजिशन बात करता है कि हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं हुड्डा जी और जो इनकी राजनीति के चक्कर में ये नहीं हो पाया, क्योंकि केंद्र जो चाहता था, जो उनकी सेंट्रल पूरी बॉडी है वो ही चाहती है अलायंस होना चाहिए। 5 से 6 सीटें मिल जाती कोई बड़ी बात नहीं होती, बट जो वोट कटा है वोट, अब बताइए जेजेपी से ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी का है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अगर अलायंस हो जाता तो ये रिजल्ट कहीं ना कहीं और सीटों में तब्दील हो सकता था, कांग्रेस के लिए ये फ़ायदा होता। लेकिन उसको नहीं, इन लोगों ने जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, जिस तरीके से हुड्डा जी हैं, शैलजा जी, जो भी इनकी बनी नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं बनिया वोट हो गया, या यादव वोट हो गया, जिन पर बहुत पुअर परफॉर्मेंस वाकई में है। जिस तरीके से इन्होंने जाट नॉन जाट ये सब चीज़ें की, लेकिन और उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत सारी जातियां हैं। आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है हरियाणा में, लेकिन हाँ वोट कटवा वो जरूर हो सकते थे। वोट कटवा 100%। इसमें मैं इनसे एग्री करूंगा भाई साहब से कि ये सही बात है। अगर वोटिंग परसेंटेज को देखें, थोड़ी देर पहले जो मैं ईसीआई की वेबसाइट देख रहा था, तो बीजेपी और कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर वहीं पे आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस के वोट बैंक में मिल जाता, वो अगर उनका गठबंधन होता, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से